हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े गति यानी कि मोशन, और आज की क्लास में हम लोग वेग यानी वेलोसिटी के बारे में बात करने वाले हैं। वेलोसिटी के बारे में बात करें। हम लोग पिछले क्लास में चाल के बारे में पढ़ते कि चाल जो होता है तय की गई दूरी किसी छोटे अंतराल के लिए, है ना जी, और बटा में उस छोटे अंतराल वाला जो समय है उसको समय अंतराल से भाग देने पर निकल जाता है। ठीक है, हम लोग तय की गई दूरी और समय अंतराल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। हमने वहां पे देखा था कि चाल एक अदिश राशि है, यानी कि हमें इससे केवल परिमाण प्राप्त होता है, दिशा का ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, इससे हमें क्या होता है? केवल परिमाण मिलता है, दिशा का ज्ञान नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि वस्तु की पूर्ण रूप से स्थिति का हमें ज्ञान नहीं हो पाएगा, क्योंकि दिशा का भी तो ज्ञान होना चाहिए ना। तो हम यहाँ से अगर किसी वस्तु की स्थिति को जानने की कोशिश करेंगे तो हमें उसके परिमाण के साथ उसके दिशा का भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, जिस दिशा में वस्तु गति कर रहा है उस दिशा का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कोई गतिशील अगर वस्तु है तो उसकी चाल और दिशा दोनों ज्ञात हो तो वही क्या है? आपका वेग है। वही क्या है? आपका वेग है। तो मैं यहाँ पे इसे परिभाषित ऐसे कर सकता हूं कि किसी वस्तु का वेग वह राशि है जो वस्तु की चाल और उसकी गति की दिशा देती है। ठीक है, यानी कि वस्तु की चाल और उसकी गति की दिशा ज्ञात हो तो वो आपका वेग हो गया। ठीक है, यानी कि कह रहे हैं कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल के साथ कोई वस्तु पूर्व की ओर जा रही है, पूर्व दिशा की ओर जा रही है, वो वस्तु का वेग हुआ। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ पे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि यदि किसी वस्तु की चाल या उसकी गति की दिशा में परिवर्तन होता है तो वस्तु के वेग में भी परिवर्तन होगा, क्योंकि गति की दिशा और वस्तु की चाल दोनों ही क्या है? दोनों को अगर एक साथ कंबाइन करें तो वो वेग हो जाएगा। तो अगर इन दोनों में से वस्तु की गति और जो उसकी गति की जो दिशा है, अगर उन दोनों में से किसी में भी परिवर्तन आता है या दोनों में परिवर्तन आता है तो कह सकते हैं कि वस्तु के वेग में भी परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, अच्छा, वेग को हम लोग इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं जी? हम लिख सकते हैं कि किसी गतिमान वस्तु का वेग इकाई समय में वस्तु का विस्थापन है। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि वेग इक्वल टू में क्या हो जाएगा? तो विस्थापन बटा में समय। तो वेग को तो हम लोग v से डिनोट कर देंगे, विस्थापन को s से और समय को t से, यानी v इक्वल टू s बाई टी। तो हम लोग जानते हैं कि विस्थापन एक सदिश राशि है, इसलिए आप लिख सकते हैं कि वेग एक सदिश राशि है। सदिश राशि, इसका परिमाण और दिशा दोनों होगा। अच्छा, वेग सदिश राशि है और वेग का एसआई मात्रक की बात करें तो वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा होता है। बस इसमें दिशा भी दी हुई होती है, ये जान लेना, दिशा के साथ। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए, हम लोग ये जानते हैं कि विस्थापन जो होता है धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी होता है। तो अगर हम और समय जानते हैं कि हमेशा पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। तो अगर ये विस्थापन धनात्मक होगा तो वेग धनात्मक होगा, क्योंकि समय तो पॉजिटिव होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर विस्थापन धनात्मक होगा तो वेग धनात्मक होगा, विस्थापन ऋणात्मक होगा तो वेग ऋणात्मक होगा, विस्थापन शून्य होगा तो वेग भी शून्य हो जाएगा।
क्लियर है, समझ रहे हैं ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक समान वेग, एक समान वेग के बारे में, या अचर वेग। ठीक है, कहने का मतलब है यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी के बारे में, वेलोसिटी के बारे में क्या होता है एक समान वेग या फिर अचर वेग, इसको देखते हैं। तो आप पहले इसे परिभाषित कर दो, फिर इसको देखेंगे। जैसे हमने एक समान चाल देखे थे ना, उसी तरह यहां भी है, बस वहां दूरी की जगह यहां विस्थापन आ जाएगा। तो यहां पर लिख सकते हैं कि जब बराबर समय अंतराल में चाहे समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों ना हो, किसी वस्तु का विस्थापन बराबर होता है, तब उसका वेग ऐसे लिख देते हैं, तब उसका वेग एक समान या अचर कहा जाता है। ठीक है, अच्छा इसको हम लोग इसका ग्राफ से समझते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसका ग्राफ लेकर समझते हैं इस तरह से। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि वेग के लिए होता है विस्थापन बटा समय। तो ये जो है समय होगा, समय को घंटा में ले लेते हैं और इस पर वेग को दर्शाएंगे, सॉरी वेग बोल रहा हूं, विस्थापन को दर्शाएंगे, विस्थापन बटा समय ना होता है जी वेग, तो इस पे विस्थापन को और इस पर समय को। तो विस्थापन थोड़ा सही से लिख लेना, थोड़ा उल्टा लिखना पड़ा इसलिए गड़बड़ हो रहा है, घंटा में ले लेते हैं, आवर में। चलिए देख लीजिए, इस पे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2, 4, 6, 8। चलिए इस पर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर 10, 20, 30, 40 और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ खींच देते हैं। ठीक है, देखिए यहां से ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है, ये इसके सामने है। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसके सामने ड्रॉ कर दे रहे हैं, समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं। तो ये जो देख रहे हैं ये हमेशा एक सरल रेखा के रूप में है, और ये जो ग्राफ देख रहे हैं इसको कहेंगे विस्थापन समय ग्राफ। विस्थापन समय ग्राफ से हमें क्या मिलता है, वेग मिलता है। विस्थापन समय ग्राफ से हमें क्या मिलता है, वेग मिलता है। देख के पता चल रहा है ना जी। चलिए तो देखिए इसमें क्या देखने को मिलेगा, अगर हम लोग इसमें केस फर्स्ट में देखें तो अगर वेग पता करना है तो 10 किलोमीटर, सॉरी विस्थापन किलोमीटर में होगा, 10 किलोमीटर और बटा में यहां पर हम लोग ले लेते हैं कितना, आप ये समय जो लग रहा है 2 घंटा, तो 5 हो जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा केस सेकेंड में देखिए, वेग जो हो जाएगा, विस्थापन है 20 किलोमीटर और समय है 4 घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। केस थर्ड ले लेते हैं, वेग
क्या होगा 30 किलोमीटर और y में समय 6 घंटा, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम हर एक स्थिति में देख रहे हैं कि हमें वेग समान प्राप्त हो रहा है, चाहे आप कोई छोटा समय अंतराल भी लेंगे तो हमें वेग यही प्राप्त होगा। तो हम लोग इसे कह सकते हैं कि ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं यह एक समान वेग का है, एक समान वेग का हम लोग ग्राफ देख रहे हैं। तो ध्यान रखना है कि इसका भी हमेशा एक सरल रेखा के रूप में ही जाता है, ठीक है। और इस ग्राफ को क्या कहेंगे, विस्थापन समय ग्राफ, समझे ना जी। चलिए अब देखते हैं असमान वेग, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो हम लोग इसे ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि जब बराबर समय अंतराल में चाहे समय अंतराल कितना छोटा क्यों ना हो, किसी वस्तु का विस्थापन असमान होता है, तब उसका वेग असमान कहलाता है, ठीक है। तब उसका वेग क्या हो जाता है, असमान कहलाता है। तो अगर इसके हम लोग ग्राफ की बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये हम लोग इसका ग्राफ देख लेते हैं असमान वेग का। तो असमान वेग का जब ग्राफ देखोगे तो वो हमेशा एक कर्व के ही फॉर्म में होगा, जैसे कुछ इस तरह से होगा, कैसे भी हो सकता है, इस तरह कैसे भी एक कर्व के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो चलिए इस पे दिखाते हैं, ये समय घंटा में दिया है और इस पर हम लोग विस्थापन ले लेंगे, सीधा ही लिख देता हूं किलोमीटर में। यहां पर देखिए ले लेते हैं हम लोग 2, 4, 6, 8। यहां पर देखिए, यहां पर ले लेते हैं, यहां पर ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, यहां पर लेते हैं 10, 20, 30, 40। केस फर्स्ट देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये यहां पे हो जाएगा, ये यहां पे हो जाएगा, ये यहां पे हो जाएगा, ये यहां पे हो जाएगा। चलिए अब देखिए, केस फर्स्ट में अगर हम लोग वेग की बात करेंगे तो यहाँ ये आपके 2 के सामने होगा, है ना जी, और नीचे भी 2 है, किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। केस सेकंड में देखते हैं, केस सेकंड में वेग ये आपका 6 के सामने होगा और नीचे यहाँ 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 3/2 यानी कि आ जाएगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। केस थर्ड वेग यहाँ पर हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, लगभग 14/6 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 और यहाँ पे 7/3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हर एक कंडीशन मन में देख रहे हैं अलग अलग वेग हमें प्राप्त हो रहा है। तो ये जो है असमान वेग का आरेख हो जाएगा, ये असमान वेग का आरेख हो जाएगा। तो ये भी विस्थापन समय ग्राफ ही है। तो समझ में आ गया, असमान वेग का जो आरेख होगा वो हमेशा एक वक्र के रूप में जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग त्वरण को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा आपके पास है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, RD शर्मा
सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं।